हेलो एवरीवन, एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं, 21 लेक्चर हो चुके हैं, आज 22 लेक्चर है। यूनिट नंबर 3 है। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे 3.6, जिसमें कि आज जो सब्जेक्ट का नाम है, सॉरी चैप्टर का यूनिट का नाम है ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे BEE, स्टेबलाइजमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एक संगठन का जो है स्टेबलाइज किया गया जिसका नाम है BEE, और इसके क्या उद्देश्य है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की स्थापना BEE द्वारा की गई थी। जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसकी स्थापना BEE मतलब स्टेबलाइजमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 मार्च, जो स्टेबलाइजमेंट किया गया इसका स्टेबलाइजमेंट किया गया, इसकी स्थापना की गई वो 1 मार्च 2001 को की गई। ठीक है, इस संगठन की स्थापना जो है वो 2001 में की गई, और इसका उद्देश्य क्या था, जैसा कि बताया जा चुका है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की जो है स्थापना BEE के द्वारा की गई थी। और किस सत्र में की गई, 2002 में की गई। और ये जो आपका जो संगठन है ये पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके? पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब कि ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। BEE के जो मुख्य उद्देश्य हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं? मुख्य उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य है? तो अगर थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में बात करें तो पहला है परिमाण आधारित प्रस्तावों को अपनाकर भारतीय व्यवस्था में ऊर्जा प्रबलता को कम करना। जो एनर्जी इंटेंसिटी है उसको क्या करना, कम करना, इस संगठन का काम है। दूसरा है राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता व संरक्षण प्रयासों एवं कार्यक्रमों को एक दिशा निर्देशन देना व एक नीति निर्धारित करना, जो है इस संस्था का काम है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा दक्षता परिणामों को देखने, मापने व जांचने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना, कि जो एनर्जी इफिशिएंसी है उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको कैसे मेजर किया जाए व जांचने के लिए एक प्रक्रिया का निर्धारित करना। दूसरा जागरूकता लाना और जानकारी फैलाना। इसका जो मेन उद्देश्य है, जैसा कि बता चुके हैं, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों में जागरूकता लाना, कैसे हम एनर्जी को सेव करें, कैसे कंजर्व करें, इस विषय में भी जो है इसका उद्देश्य है कि जागरूकता लाना और लोगों में जानकारी फैलाना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उन्नत करना। नई नई तकनीक जो आपका RD है, बोले तो रिसर्च डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च डेवलपमेंट जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि नए समय पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है प्रोत्साहित करें और नई नई चीज़ों को उन्नत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है ऊर्जा दक्ष प्रक्रिया। जो एनर्जी इफिशिएंसी पैटर्न है, उपकरण, युक्तियों और प्रणालियों को उपयोग को उन्नत करना। जो नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए जो आपके चीज़ें हैं उसको डेवलप करना, ये BEE का काम होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा दक्ष प्रोजेक्टों में वित्तीय खोजों को प्रोत्साहित करना। जो एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट हैं उनको और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस संबंध में भी इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा के दक्ष उपयोग और संरक्षण पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम तैयार करना, कि जैसे स्टूडेंट लेवल पर, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग आज के समय में देख रहे हैं कि जो एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर रखा गया, तो ये मिनिस्ट्री, पावर ऑफ मिनिस्ट्री का ये जो पैटर्न है कि लोगों में कैसे जागरूकता की जाए, शैक्षणिक कार्यक्रम में कैसे इसको लागू किया जाए, ये इसकी जिम्मेदारी है, इसके जो मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। जो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे किया जाए, इसके लिए इंटरनेशनल सेमिनार किए जाए, इंटरनेशनल प्रोग्राम किए जाए, जिसके माध्यम से एनर्जी कंजर्वेशन पे और अच्छा कैसे काम किया जा सकता है, इस विषय पे डिस्कस किया जाए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंडिया में, ये तो बहुत उद्देश्य। अगर इंडिया की बात करते हैं, भारत में इंडिया
ठीक है। अब इसमें इंडिया में बात करते हैं तो दो चीज आती है भारत में एक केंद्रीय सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय में हम लोग बात करें। अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका जो काम है, सूचित उपकरणों साधनों के लिए ऊर्जा उपयोग मानकों को सृष्टिकृत करना, ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, ऊर्जा खपत के मानकों के अनुकूल न होने वाले उपकरणों का निर्माण, बिक्री, आयात और निर्यात पर रोक लगाना। मान लीजिए जैसे अदर कंट्री में वहाँ से जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो उपकरण खरीद रहे हैं, उससे हमें बेनिफिट है कि नहीं है, क्योंकि जो भारत का जो इतना ही मैटर होता है कि कोई भी जो है अगर इंडिया बाहर से किसी विदेश से सामान खरीदेगा तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि स्टेट की। जो सेंटर खरीदे तो वो स्टेट इस्तेमाल करे। तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उपकरण है वो तकनीकी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। फिर है ऊर्जा खपत के मानकों के अनुकूल न होने वाले उपकरणों की निर्माण, बिक्री, आयात व निर्यात पर रोक लगाना। नेक्स्ट है नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा उपयोग नियमक मानक निर्धारित करना। जो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज जैसे एनटीपीसी हो गया, और जो भी मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें जैसे एनटीपीसी वगैरह हो गए, तो उनके लिए मानक निर्धारित करना कि आप किस अनुरूप जो है ऊर्जा एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे या ऐसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे करेंगे। जो भी मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उनको आप फॉलो करेंगे। ऊर्जा के दक्ष उपयोग हेतु ऊर्जा संरक्षण कोड निर्धारित करना, जो है उनके लिए कोड वगैरह निर्धारित करना सेंट्रल की जिम्मेदारी होती है। और अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का ये होता है कि सेंट्रल द्वारा बनाए गए रेगुलेशन उनको फॉलो करना। सेंट्रल द्वारा जो भी आपकी तकनीक आ रही है या ऑपरेटर्स आ रहे हैं, उपकरण आ रहे हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना, ये इसकी जिम्मेदारी में आता है। नेक्स्ट है दूसरा है नए व्यवसायिक भवन या कॉम्प्लेक्स के मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों के बारे में बताना। कि मान लीजिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खुल रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, कुछ भी हो, तो जो नए नए उद्यमी हैं, जो बिजनेस मैन है, उनको इसके बारे में बताया जाए कि हम कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसा कि जानते हैं आप कि एनटीपीसी जो है वो एनटीपीसी ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, लेकिन ये क्या करती है, स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो ये सिर्फ इसको सप्लाई किया। अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को कैसे जागरूक करें, लोगों को कैसे अवेयर करें कि हम कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर नेक्स्ट है संचरण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए को जनरेशन को प्रोत्साहित करने का निर्देश देना। कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जो उसमें हानियां हो रही है उसको कैसे कम किया जाए और को जनरेशन उसको कैसे फिर से जनरेट किया जाए, इस विषय में जो है स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका होती है और वो इसके लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कंसल्टेंसी सेवाओं को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं को ऊर्जा संरक्षण हेतु जुर्माना लगाना, जागरूकता लाना, ये भी जो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों की भूमिकाएं बहुत है इस मामले में, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पेनाल्टीज, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ड्यूटीज या पेनाल्टी लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे पेनाल्टी लगा सकता है, इस संबंध में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो 2001 जो अमेंडमेंट बनाया गया, इसके अंतर्गत ये बताया गया कि प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माना वित्तीय रूप में होगा। मतलब कि जो आप अगर ऊर्जा संरक्षण की जो अमेंडमेंट बनाएंगे उसके आप विपरीत काम करते हैं तो उसके लिए आपको वित्तीय रूप से जुर्माना होगा। प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 और प्रत्येक दिन के लिए 1,000 रुपया। मतलब
अगर आप जो है इस एक्ट को या इस अटेम्प्ट को तोड़ते हैं, इसके अनुरूप काम करते हैं, तो आपको प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। 5 वर्ष के प्रारंभिक चरण को और आगे बढ़ा दिया जाए। इस चरण से कोई भी जुर्माना प्रभावकारी नहीं होगा। ये 2001 में डिसाइड किया गया कि अभी 5 साल, 2001 से 5 मतलब 6 साल, 2006 तक ये इसमें कोई भी पेनाल्टी ना वसूली जाए, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए और इस चरण में कोई भी जुर्माना ना वसूला जाए। तो ये बीई की स्थापना हुई। बीई की स्थापना करने के बाद उसमें ये देखा गया कि उसकी क्या जो ब्यूरो ऑफ स्टेबलाइजमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, क्या उसके उद्देश्य थे। फिर उसमें उसके अंतर्गत 2 आते हैं भारत। अगर भारत में देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आगे हम लोग इसमें भी मैंने बताया कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कैसे पेनाल्टीज लगा सकती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर सपोज दैट अगर हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं तो उसके लिए भी अटेम्प्ट बनाया गया है। जैसे आगे मैं पढ़ा चुका हूँ और आगे जो मैकेनिकल स्टूडेंट है वहाँ पढ़ेंगे भी, तो वहाँ भी देखते हैं कि अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो हमें उसके लिए जुर्माना भरना पड़ता है। और ये ड्यूटी मतलब लोगों को अवगत भी है, जैसे कि पेड़ ना काटना, प्रदूषण कम से कम करना। जैसे जो इंडस्ट्री वगैरह होती है उनके लिए एक मानक तय किया जाता है कि आप इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैला सकते, या जो आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे निकलने वाले जो धुएँ हैं वो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता है तो उससे पेनाल्टी लगाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं फिर उसमें बताया गया कि ऊर्जा संरक्षण लोकसभा में 8 मार्च 2002 को रखा गया था। इस बिल के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन भी किए गए, जैसा कि सभी को मालूम है। जो 1 मार्च 2000 जो मार्च में बनाया गया था, 2001 मार्च 2001 में जो अटेम्प्ट लाया गया, फिर उसमें 2010 में फिर से उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उसमें कुछ चेंजेस किए गए। उसमें चेंज क्या किए गए, पहला ये बताया गया कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सरकार को दक्षता के मानदंडों और मानकों को विभिन्न उद्योगों में लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो सरकार को विभिन्न ऊर्जा दक्षता के मानदंडों और मानकों को विभिन्न उद्योगों में लागू करने का अधिकार देता है। तो जो इसमें जो चेंजेस किए गए, जो फिर से लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, उसमें चेंज किए गए। तो यहाँ तक आज इसके यहाँ तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या चेंजेस किए गए हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।